स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 17 अगस्त 2026। तो आज के पूरे बिहार के ही टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि प्रशांत किशोर आज 17 अगस्त को लेंगे विधायक पद की शपथ। जानिए सदन की जगह स्पीकर के चैम्बर में क्यों होगा कार्यक्रम। दरअसल बात है कि जनसुराज के संस्थापक और बांकीपुर से नवनिर्वाचित विधायक प्रशांत किशोर आज 17 अगस्त को विधायक पद की शपथ लेने जा रहे हैं। उनकी शपथ को लेकर के राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा है, क्योंकि ये कार्यक्रम विधानसभा सदन के बजाय स्पीकर के चैम्बर में आयोजित किए जाने की जानकारी सामने आई है। इसको लेकर के समर्थकों और फिर राजनीतिक जानकारों के बीच उत्सुकता बनी हुई है। जानकारी के अनुसार विधानसभा की कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में नवनिर्वाचित विधायकों को स्पीकर के चैम्बर में भी शपथ दिलाई जा सकती है। संवैधानिक और प्रक्रियागत नियमों के तहत ये व्यवस्था की जाती है ताकि नवनिर्वाचित प्रतिनिधि समय पर अपना कार्यभार संभाल सके। प्रशांत किशोर के विधायक बनने के बाद पहली बार उनकी औपचारिक मौजूदगी विधानसभा से जुड़ी प्रक्रिया में देखने को मिलेगी। पप्पू यादव छात्र प्रदर्शनकारियों के साथ शामिल हुए, भूख हड़ताल पर बैठे। दरअसल बात है कि पूर्णिया सांसद पप्पू यादव एक बार फिर से आंदोलन के मैदान में नजर आए। इस बार उन्होंने विभिन्न मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे छात्र प्रदर्शनकारियों का समर्थन करते हुए उनके साथ भूख हड़ताल में हिस्सा लिया। पप्पू यादव के इस कदम के बाद आंदोलन को लेकर के राजनीतिक और फिर सामाजिक स्तर पर चर्चा तेज हो गई है। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि उनकी मांगों पर अब तक पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है, जिसके कारण उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा। पप्पू यादव ने छात्रों के बीच पहुंच करके उनकी बात सुनी और फिर कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में युवाओं की आवाज को गंभीरता से सुना जाना चाहिए। उन्होंने आंदोलनकारियों की मांग को उचित मंच तक पहुंचाने का आश्वासन भी दिया है। जब वहीं पर इस घटनाक्रम के बाद राज्य की राजनीति में नई बहस शुरू हो गई है। विभिन्न राजनीतिक दलों और फिर छात्र संगठनों की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि छात्र आंदोलन और फिर भूख हड़ताल का आगे क्या असर पड़ता है। बिहार में आज भारी बारिश के साथ वज्रपात की संभावना, देखिए मौसम विभाग का अलर्ट। दरअसल बात है कि बिहार के मौसम को लेकर के मौसम विभाग ने महत्वपूर्ण अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार के कई जिलों में आज अगले 24 घंटे के दौरान भारी बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही कुछ इलाकों में वज्रपात और फिर तेज हवाओं की भी चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और फिर खराब मौसम के दौरान आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मानसूनी गतिविधियां एक बार फिर सक्रिय हो रही है, जिसके कारण कई जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की जा सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी इलाकों में भी जल जमाव की स्थिति उत्पन्न होने की आशंका जताई गई है। किसानों के लिए ये बारिश लाभदायक हो सकती है, लेकिन वज्रपात और तेज हवाओं को देखते हुए विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने भी संबंधित जिलों के अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। लोगों से कहा गया है कि खराब मौसम के दौरान खुले मैदानों, पेड़ों और फिर बिजली के खंभों के पास जाने से बचें। मौसम विभाग लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और जरूरत पड़ने पर आगे भी अपडेट जारी किए जाएंगे। बिहार से दिल्ली पंजाब तक दौड़ेगी 149 नई डीलक्स बसें, 78 पटना पहुंची। दरअसल बात है कि बिहार की यात्रियों के लिए परिवहन व्यवस्था को और बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। बिहार में 149 नई डीलक्स बसों के संचालन की तैयारी की जा रही है, जिसमें से 78 बसें पटना पहुंच चुकी है। इन बसों के शुरू होने से बिहार से दिल्ली, पंजाब और फिर अन्य महत्वपूर्ण शहरों तक यात्रा करने वाले लोगों को अधिक सुविधा मिलने की उम्मीद है। यह सरकार का मानना है कि इससे यात्रियों को सुरक्षित, आरामदायक और फिर आधुनिक यात्रा का अनुभव मिलेगा। बताया जा रहा है कि नई बसों को विभिन्न लंबी दूरी के रूटों पर चलाया जाएगा, जिससे रोजाना हजारों यात्रियों को लाभ मिलेगा। खास करके नौकरी, शिक्षा, व्यवसाय और फिर इलाज के लिए दूसरे राज्यों में जाने वाले लोगों को इससे काफी राहत मिलने वाली है। आधुनिक सुविधाओं से लैस इन बसों के जरिए परिवहन निगम अपनी सेवा को और मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रहा है। परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि नई बसों के संचालन से यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। साथ ही निजी वाहनों पर निर्भरता कम होगी। आने वाले दिनों में सभी बसों के रूट, समय सारणी और फिर किराए से जुड़ी विस्तृत जानकारी जारी की जा सकती है, जिसका यात्रियों को बेसब्री से इंतजार है। 6 माह की बेटी को गोद में लेकर के दिया इंटरव्यू, कहानी बीपीएससी टॉपर प्रीति कुमारी के एसडीएम बनने की। दरअसल बात है कि सफलता की कहानियां अक्सर संघर्ष और फिर दृढ़ संकल्प से लिखी जाती है, और बीपीएससी टॉपर प्रीति कुमारी की कहानी भी कुछ ऐसे ही है। एक और जहां वे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटी थी, वहीं पर दूसरी ओर परिवार और एक छोटी बच्ची की जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर थी। बताया जाता है कि उन्होंने अपने 6 माह की बेटी को गोद में लेकर के इंटरव्यू दिया और अपनी मेहनत के दम पर सफलता हासिल करके एसडीएम बनने का सपना पूरा किया।
किया। प्रीति कुमारी की ये उपलब्धि उन हजारों युवाओं, खास करके महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है जो पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ अपने कैरियर को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत ईमानदारी से की जाए तो परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, सफलता हासिल की जा सकती है। उनकी यात्रा संघर्ष, धैर्य और फिर आत्मविश्वास का बेहतरीन उदाहरण मानी जा रही है। आज प्रीति कुमारी की सफलता की चर्चा केवल बिहार ही नहीं बल्कि देश भर में हो रही है। उनकी कहानी उन लोगों को भी प्रेरित कर रही है जो चुनौतियों के कारण अपने सपनों को अधूरा छोड़ने की सोचते हैं। बीपीएससी जैसी कठिन परीक्षा में सफलता प्राप्त करके उन्होंने ये संदेश दिया है कि मजबूत इरादों के सामने कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती है। छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में विपक्ष का बड़ा ऐलान, 19 अगस्त को लोक भवन मार्च का किया आह्वान। दरअसल बात है कि बिहार में छात्रों के आंदोलन और फिर उस पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर के राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। विपक्षी दलों ने इन मुद्दों को गंभीर बताते हुए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी क्रम में विपक्ष ने, खास करके तेजस्वी यादव ने 19 अगस्त को लोक भवन मार्च का आह्वान किया है और बड़ी संख्या में लोगों से इसमें शामिल होने की अपील की है। इस घोषणा के बाद बिहार की राजनीति में नई हलचल देखने को मिल रही है। जब विपक्ष का आरोप है कि छात्रों की मांगों को सुनने के बजाय उन पर कार्रवाई की गई, जिससे युवाओं में नाराजगी बढ़ी है। नेताओं का कहना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में छात्रों को अपनी बात रखने का अधिकार है और उनकी समस्याओं का समाधान संवाद के जरिए किया जाना चाहिए। इसी मुद्दों को लेकर के विभिन्न विपक्षी दल एकजुट होकर के सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। वहीं पर सरकार और फिर प्रशासन की ओर से कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात कही जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये मुद्दा आने वाले दिनों में और अधिक राजनीतिक रंग ले सकता है। मनोज तिवारी का प्रशांत किशोर पर पलटवार, बोले जीतने के बाद जो झुके हुए संस्कारी, गाली दे हुए अहंकारी। प्रशांत किशोर ने कहा था फ्रॉड। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में बयानबाजी का दौर लगातार तेज होता जा रहा है। हाल ही में प्रशांत किशोर द्वारा दिए गए बयानों के बाद भाजपा सांसद और फिर भोजपुरी अभिनेता मनोज तिवारी ने उन पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि जीत हासिल करने के बाद विनम्रता और फिर संयम दिखाना एक संस्कारी व्यक्ति की पहचान होती है, जबकि दूसरों पर लगातार व्यक्तिगत टिप्पणी करना अहंकार को दर्शाता है। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया है। मनोज तिवारी ने कहा है कि लोकतंत्र में सभी को अपनी अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन राजनीतिक मतभेद को व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप में बदलना उचित नहीं है। उन्होंने इशारों में प्रशांत किशोर के कुछ पुराने बयानों का भी जिक्र किया है और कहा कि जनता नेताओं का मूल्यांकन उनके काम और फिर व्यवहार दोनों के आधार पर करती है। इस बयान के बाद दोनों नेताओं के समर्थकों के बीच भी चर्चा तेज हो गई है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बिहार में आगामी चुनाव को देखते हुए नेताओं के बीच बयानबाजी और भी तेज हो सकती है। बिहार के किसानों की बल्ले बल्ले, 55 पैसे में बिजली के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया बड़ा ऐलान। दरअसल बात है कि बिहार के किसानों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी सामने आई है। कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने और फिर किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक नया बड़ा ऐलान कर दिया है। इससे पहले किसानों को रियायती दर पर बिजली उपलब्ध कराने की घोषणा की गई थी, जिसके बाद अब सरकार कृषि और फिर सिंचाई से जुड़ी सुविधाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। सरकार का दावा है कि इन फैसलों से किसानों की लागत कम होगी और फिर उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य सरकार किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करने के लिए लगातार काम कर रही है। कृषि को लाभकारी बनाने के लिए सिंचाई, बिजली, आधुनिक तकनीक और फिर बाजार सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकार की कोशिश है कि किसानों को खेती के लिए बेहतर संसाधन उपलब्ध कराए जाए ताकि वे कम खर्च में अधिक उत्पादन बढ़ सके और फिर उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। बिहार की सियासत में बड़ा उलटफेर, बीजेपी आरजेडी की बड़ी टेंशन, नए समीकरणों ने चौंकाया। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में हाल के घटनाक्रमों ने सियासी माहौल को पूरी तरह से बदल दिया है। नए राजनीतिक समीकरणों और फिर बदलते जनसमर्थन को लेकर के राजनीतिक दलों के बीच हलचल तेज हो गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि हालिया घटनाओं ने राज्य की राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है, जिसका असर आने वाले चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। यही वजह है कि प्रमुख दल अपने अपने स्तर पर रणनीति बनाने में जुट गए हैं। बताया जा रहा है कि नए समीकरणों के उभरने से भाजपा और फिर राजद दोनों के सामने नई चुनौतियां खड़ी हो गई है। कई राजनीतिक दल और फिर नेता अपने भविष्य को लेकर के विकल्पों पर विचार कर रहे हैं, जिससे राज्य की राजनीति में अप्रत्याशित बदलाव देखने को मिल सकते हैं। बिजली कनेक्शन से नहीं मिलेगा मालिकाना हक, हाईकोर्ट ने किया साफ। दरअसल बात है कि बिजली कनेक्शन और फिर संपत्ति के अधिकार से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी व्यक्ति के नाम पर बिजली कनेक्शन होना इस बात का प्रमाण नहीं माना जा सकता है कि वह संबंधित जमीन या फिर मकान मालिक है। जब कोर्ट के इस फैसले को संपत्ति विवाद से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जिस सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा है कि बिजली कनेक्शन केवल एक सुविधा है जिसे किसी
परिवार परिसर में रहकर या फिर उसका उपयोग करने वाले व्यक्ति को दिया जा सकता है। इससे किसी भी प्रकार का मालिकाना हक खुद स्थापित नहीं होता है, स्वतः स्थापित नहीं होता है। संपत्ति के स्वामित्व का निर्धारण कानूनी दस्तावेजों, राजस्व अभिलेखों और फिर अन्य वैध प्रमाणों के आधार पर ही किया जाएगा। इस टिप्पणी के बाद संपत्ति से जुड़े मामलों में कानूनी स्थिति और स्पष्ट हो गई है, जहां कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि हाईकोर्ट का यह फैसला भविष्य में कई विवादों के निपटारे में मार्गदर्शक साबित हो सकता है। अक्सर संपत्ति विवादों में बिजली या फिर पानी के कनेक्शन को मालिकाना हक का आधार बनाने की कोशिश की जाती है। हर जगह मिल रही है शराब। जब पटना लौटते ही तेजस्वी यादव ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, बोले बिहार पेपर लीक की राजधानी। दरअसल बात है कि राजद नेता तेजस्वी यादव ने पटना लौटते ही बिहार सरकार पर कई मुद्दों को लेकर के तीखा हमला बोला है। उन्होंने बिहार में शराबबंदी कानून के प्रभावी क्रियान्वयन पर सवाल उठाते हुए दावा कर दिया है कि कई जगहों पर शराब की उपलब्धता अब भी बनी हुई है। इसके साथ ही उन्होंने पेपर लीक के मामले को लेकर भी सरकार को घेरते हुए राज्य की कानून व्यवस्था और फिर प्रशासनिक कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि राज्य के युवाओं का भविष्य लगातार प्रभावित हो रहा है और फिर प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े विवाद चिंता का विषय है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पेपर लीक की घटनाओं ने लाखों अभ्यर्थियों के बीच निराशा पैदा की है। साथ ही उन्होंने सरकार से इन मामलों पर सख्त कार्रवाई करने और फिर युवाओं को न्याय दिलाने की मांग की है। जब उनके बयान के बाद राजनीतिक माहौल फिर से गर्मा गया है, वहीं पर सत्ता पक्ष की ओर से विपक्ष के आरोपों का जवाब भी दिया जा रहा है। बिहार वासियों की बल्ले बल्ले 15 अगस्त से लागू हुए ये 3 बड़े नियम, बदल जाएगी आपकी जिंदगी। दरअसल बात है कि बिहार के लोगों के लिए 15 अगस्त से कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू किए गए हैं, जिसका असर सीधे आम नागरिकों के दैनिक जीवन पर पड़ सकता है। सरकार की ओर से शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े नियम लागू किए गए हैं। इन बदलावों का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को अधिक पारदर्शी, तेज और फिर आम लोगों के लिए सुविधाजनक बनाना बताया जा रहा है। नई व्यवस्थाओं को लेकर के लोगों के बीच भी काफी चर्चा देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि नए नियमों के तहत विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली में बदलाव किए गए हैं, जिससे लोगों को सरकारी सेवाओं का लाभ आसानी से मिल सके। शिक्षा क्षेत्र में डिजिटल सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है, वहीं पर स्वास्थ्य सेवाओं को भी तकनीक से जोड़ने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। इसके अलावा प्रशासनिक प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए भी नई व्यवस्था लागू की गई है, जिससे लोगों को कम समय में बेहतर सेवाएं मिल सके। सरकार का दावा है कि इन बदलावों से आम जनता को सीधा लाभ मिलेगा और फिर सरकारी कामकाज पहले की तुलना में अधिक प्रभावी होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इन नियमों का सही तरीके से पालन हुआ तो फिर राज्य में सेवा वितरण व्यवस्था और फिर मजबूत हो सकता है। आने वाले दिनों में इन नियमों में प्रभाव पर सभी की नजर बनी हुई है। कौन है ये बच्चा जो पुलिस की वर्दी में छा गया? मां चर्चित आईपीएस तो पिता है डीएम। दरअसल बात है कि बिहार की महिला आईपीएस डॉक्टर नवजोत सिमी 15 अगस्त को हुए कार्यक्रम में अपने बच्चे के साथ नजर आई। सोशल मीडिया पर यह तस्वीरें जमकर के वायरल हो रही हैं। खास बात यह है कि इस दौरान उनका बेटा क्यूट सी पुलिस वर्दी यानी कि खाकी ड्रेस पहने दिखा। बिहार के अरवल जिले में पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी के पद पर तैनात चर्चित आईपीएस अधिकारी डॉक्टर नवजोत सिमी स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त के राष्ट्रीय समारोह के दौरान अपने नन्हे बेटे के साथ नजर आई। बालू खनन और फिर माफिया प्रभावित क्षेत्र अरवल में झंडारोहण कार्यक्रम के दौरान आईपीएस नवजोत सिमी का अपने बेटे को देशभक्ति का एहसास करवाने का घटनाक्रम सोशल मीडिया पर भी खूब सुर्खियां बटोर रहा है। वहीं पर इस तस्वीर में मां का अपने बेटे के प्रति प्यार भी झलक रहा है। खास बात यह है कि इस दौरान उनका बेटा क्यूट सी पुलिस वर्दी यानी कि खाकी ड्रेस में दिखा। आईपीएस नवजोत सिमी और फिर उनके बेटे के साथ इस दौरान बॉन्डिंग और दुलार भी लोगों का ध्यान खींच रहा था। कार्यक्रम के वीडियो और फिर तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। सोशल मीडिया पर लोग इन तस्वीरों पर कई तरीके की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आपको बता दूं कि आईपीएस नवजोत सिमी के बेटे का नाम मीरान है। अच्छा, आईपीएस नवजोत सिमी का पति, उनका हस्बैंड का नाम तुषार सिंगला है, जो कि डीएम है, आईएएस अधिकारी हैं। आपको बता दूं कि मीरान का जन्म अक्टूबर 2023 में हुआ था। अभी वे 3 साल का है। आईपीएस नवजोत सिमी के पति तुषार सिंगला 2015 बेंच के आईएएस अधिकारी हैं। मूल रूप से पंजाब के रहने वाले तुषार सिंगला ने देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईआईटी दिल्ली से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक भी किया है। इसके बाद जेएनयू से पढ़ाई करने के बाद साल 2014 में अपने दूसरे प्रयास में यूपीएससी क्लियर करके आईएएस बने हैं।
अटल जी का बिहार से क्या था रिश्ता, जेपी आंदोलन से लेकर के नीतीश कुमार तक, तस्वीरों में जाने पूरी कहानी। दरअसल बात यह है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति के उन नेताओं में शामिल रहे हैं जिनका देश के कई राज्यों से जुड़ाव रहा है, जब बिहार के साथ भी उनका संबंध काफी गहरा माना जाता है। जेपी आंदोलन के दौर से लेकर के राष्ट्रीय राजनीति में उनकी सक्रिय भूमिका तक बिहार कई महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाओं का साक्षी रहा, जिनमें अटल बिहारी वाजपेयी की मौजूदगी भी अहम रही। जब बिहार की राजनीति में अटल बिहारी वाजपेयी का प्रभाव लंबे समय तक देखने को मिला। उन्होंने राज्य के कई नेताओं के साथ काम किया और फिर विभिन्न राजनीतिक आंदोलनों तथा चुनावी अभियानों में हिस्सा लिया। जनता के बीच उनकी लोकप्रियता और फिर उनके भाषणों की शैली आज भी लोगों को याद है। बिहार के राजनीतिक इतिहास में उनका नाम एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में दर्ज है। यह तस्वीरों और फिर ऐतिहासिक घटनाओं के माध्यम से अटल बिहारी वाजपेयी और फिर बिहार के रिश्ते को समझा जा सकता है। जेपी आंदोलन से लेकर के बाद के राजनीतिक दौर तक उन्होंने राज्य की राजनीति पर गहरी छाप छोड़ी है। आज भी बिहार में उनका योगदान और फिर राजनीतिक विरासत को सम्मान के साथ याद किया जाता है और फिर उनकी कई यादें लोगों के बीच जीवित है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहते ये काम नहीं कर पाए, लेकिन अब हम लोग करने का फैसला किया है, ये कहना है सम्राट चौधरी का। दरअसल बात है कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए एक ऐसा बयान दिया है जिसकी राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा हो रही है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा है कि कुछ ऐसे कार्य हैं जो पहले पूरे नहीं हो सके, लेकिन अब हम उनकी सरकार ने उन्हें पूरा करने का संकल्प लिया है। उनके इस बयान को राज्य की वर्तमान राजनीतिक और फिर विकास योजनाओं से जोड़ करके देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने संबोधन में सरदार पटेल के योगदान को याद करते हुए कहा है कि देश और फिर समाज के निर्माण में उनके विचार और आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने विकास, सुशासन और फिर बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता का जिक्र किया है। इस दौरान उन्होंने कई योजनाओं और भविष्य की प्राथमिकताओं पर भी प्रकाश डाला है। बिहार में सरकारी शिक्षकों की होगी गुप्त मॉनिटरिंग, सीधे शिक्षा विभाग को भेजी जाएगी रिपोर्ट। दरअसल बात है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए शिक्षा विभाग ने एक नई पहल शुरू करने की तैयारी की है। इसके तहत सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों की गुप्त मॉनिटरिंग की जाएगी और इसकी रिपोर्ट सीधे शिक्षा विभाग को भेजी जाएगी। सरकार का उद्देश्य स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था की गुणवत्ता में सुधार करना और छात्रों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराना है। जानकारी के अनुसार इस व्यवस्था के तहत स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति, पढ़ाने की गुणवत्ता, समय पालन और फिर अन्य शैक्षणिक गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। विभाग को मिलने वाली रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक कदम उठाए जा सकते हैं। अधिकारियों का मानना है कि इससे शिक्षण व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी और फिर स्कूलों में जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। शिक्षा विभाग की इस पहल को लेकर के शिक्षकों और फिर शिक्षा से जुड़े लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है, जहाँ कुछ लोग इसे शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में सकारात्मक कदम मान रहे हैं, जबकि कुछ का कहना है कि इसके प्रभाव का आकलन लागू होने के बाद ही किया जा सकेगा। सड़क के गड्ढे में बैठ करके जनसुराज का अनोखा विरोध, सदर विधायक ने मांगा इस्तीफा। दरअसल बात है कि सड़क की बदहाल स्थिति को लेकर के जनसुराज कार्यकर्ताओं ने एक अनोखी तस्वीरों से विरोध प्रदर्शन किया है। कार्यकर्ता सड़क पर बने बड़े गड्ढों में बैठ गए और फिर स्थानीय प्रशासन तथा जनप्रतिनिधियों के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। इस प्रदर्शन का उद्देश्य क्षेत्र की जर्जर सड़कों की ओर सरकार और फिर अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना बताया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि लंबे समय से सड़क की मरम्मती की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। उनका आरोप है कि खराब सड़कों के कारण लोगों को रोजाना परेशानी का सामना करना पड़ता है और कई बार दुर्घटना भी हो चुकी है। इसी मुद्दों को लेकर के उन्होंने सदर विधायक को इस्तीफे की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन कर दिया। नीतीश कुमार के समृद्धि बिहार के सपने को पूरा करना हमारा दायित्व, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। जी हाँ, दरअसल बात है कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार को समृद्ध और फिर विकसित बनाने का जो सपना पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देखा था, उसे पूरा करना उनकी सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा है कि बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए सरकार लगातार विभिन्न क्षेत्र में काम कर रही है और जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और फिर निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं। यह सरकार का लक्ष्य है कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे और फिर बिहार देश के अग्रणी राज्य में अपनी मजबूत पहचान बनाए। उन्होंने ये भी कहा है कि विकास कार्यों में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी और सभी योजनाओं की नियमित निगरानी की जा रही है। सम्राट चौधरी के इस बयान को राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आने वाले समय में सरकार की विभिन्न योजनाओं और फिर परियोजनाओं का असर जनता के बीच किस तरह दिखाई देता है, इस पर सभी की नज़र बनी हुई है।
शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का बड़ा ऐलान, ट्राई 4 में शामिल होने के लिए एसटीईटी पास करना जरूरी। दरअसल बात है कि बिहार में शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने स्पष्ट कर दिया है कि आगामी ट्राई 4 भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों का एसटीईटी परीक्षा पास होना अनिवार्य होगा। इस घोषणा के बाद लाखों अभ्यर्थियों के बीच नई चर्चा शुरू हो गई है और फिर जो उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी शर्तों को लेकर की जानकारी जुटाने में लग गए हैं। शिक्षा विभाग का मानना है कि एसटीईटी को अनिवार्य करने से योग्य और फिर प्रशिक्षित अभ्यर्थियों का चयन सुनिश्चित किया जा सकेगा। विभाग के अनुसार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और फिर गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है। इससे विद्यालय में बेहतर शिक्षकों की नियुक्ति होगी और छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। फ्रांस, जापान, स्पेन से भी आगे रहा बिहार, सीईसी ज्ञानेश कुमार ने बताया लोकतंत्र का मजबूत उदाहरण। दरअसल बात यह है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बिहार की लोकतांत्रिक भागीदारी और चुनावी व्यवस्था की सराहना करते हुए राज्य को एक मजबूत उदाहरण बताया है। उन्होंने कहा है कि मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी और फिर चुनावी प्रक्रियाओं में लोगों की रुचि बिहार को लोकतंत्र के क्षेत्र में विशेष पहचान दिलाती है। उनके इस बयान के बाद बिहार की चुनावी परंपरा और फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर की चर्चा तेज हो गई है। ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि बिहार में चुनाव के दौरान जिस स्तर पर मतदाता भागीदारी देखने को मिलती है वे कई विकसित देशों के लिए भी एक उदाहरण है। उन्होंने लोकतंत्र को मजबूत बनाने में आम नागरिकों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा है कि जागरूक मतदाता किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। जहां उनके अनुसार बिहार ने समय समय पर लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने में अहम योगदान दिया है। बिहार के 8 जिलों में छिपा है खनिजों का खजाना। रेयर अर्थ से निकेल तांबे तक अब नीलामी और निवेश की तैयारी तेज। दरअसल बात है कि बिहार में खनिज संसाधनों को लेकर एक बड़ी संभावना सामने आई है। बिहार के 8 जिलों में विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण खनिजों के भंडार होने की जानकारी सामने आने के बाद सरकार और संबंधित विभागों ने इसकी पहचान, उपयोग और फिर निवेश को लेकर के तैयारी तेज कर दी है। बताया जा रहा है कि इन क्षेत्रों में रेयर अर्थ तत्वों के साथ साथ निकेल, तांबा और फिर अन्य मूल्यवान खनिजों की मौजूदगी के संकेत मिले हैं। खनिज विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इन संसाधनों का व्यवस्थित दोहन किया गया तो फिर इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को बड़ा लाभ मिल सकता है। सरकार इन क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने और फिर खनन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए नीलामी प्रक्रिया की दिशा में आगे बढ़ रही है। इससे न केवल औद्योगिक विकास को गति मिलेगी बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो सकते हैं। अधिकारियों के अनुसार खनिज संपदा का उपयोग करते समय पर्यावरणीय मानकों और फिर स्थानीय हितों का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। राजगीर में बनेगा बिहार का पहला खेल विज्ञान केंद्र, ओडिशा मॉडल पर खिलाड़ियों को मिलेगी ट्रेनिंग। दरअसल बात है कि बिहार के खेल जगत के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। नालंदा जिला के राजगीर में बिहार का पहला खेल विज्ञान केंद्र स्थापित किए जाने की तैयारी शुरू हो गई है। इस केंद्र का उद्देश्य खिलाड़ियों को आधुनिक तकनीक और फिर वैज्ञानिक तरीकों के माध्यम से प्रशिक्षण देना है ताकि वे राष्ट्रीय और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर सकें। सरकार का मानना है कि इससे बिहार में खेल संस्कृति को नई पहचान मिलेगी। जानकारी के अनुसार ये खेल विज्ञान केंद्र और फिर ओडिशा मॉडल पर विकसित किया जाएगा, जहां पर खिलाड़ियों की फिटनेस, पोषण, मानसिक स्वास्थ्य और फिर प्रदर्शन का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाएगा। आधुनिक उपकरणों और फिर विशेषज्ञों की मदद से खिलाड़ियों को उनकी क्षमता के अनुसार विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे उभरते हुए खिलाड़ियों को अपने खेल कौशल को और बेहतर बनाने का अवसर मिलेगा तथा उन्हें बड़े मंचों पर प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिलेगी। खेल विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरीके का केंद्र बिहार के खिलाड़ियों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब तक खिलाड़ियों को ऐसी सुविधा के लिए दूसरे राज्यों का रुख करना पड़ता था, लेकिन केंद्र बनने के बाद उन्हें अपने राज्य में ही आधुनिक प्रशिक्षण और फिर संसाधन उपलब्ध हो सकेंगे। बिहार में सहयोग शिविरों का असर, 3 महीने में 96% मामलों का हुआ निपटारा, पंचायत स्तर पर मिल रहा समाधान। दरअसल बात है कि बिहार सरकार द्वारा आयोजित किए जा रहे सहयोग शिविरों का सकारात्मक असर अब जमीन पर दिखाई देने लगा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 3 महीनों के दौरान इन शिविरों में आए लगभग 96% मामलों का निपटारा कर दिया गया है। पंचायत स्तर पर लोगों की समस्याओं का समाधान होने से आम नागरिकों को सरकारी कार्यालयों के बार बार चक्कर लगाने से राहत मिली है और प्रशासन के प्रति लोगों का भरोसा भी बढ़ा है। इन सहयोग शिविरों का उद्देश्य लोगों की शिकायतों और फिर समस्याओं का त्वरित समाधान उपलब्ध कराना है। विभिन्न विभागों के अधिकारी पंचायत स्तर पर पहुंच करके लोगों की समस्या सुन रहे हैं और मौके पर ही उनका निपटारा करने का प्रयास कर रहे हैं। इससे भूमि विवाद, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, प्रमाण पत्र, मेंशन और फिर अन्य सरकारी सेवाओं से जुड़े मामलों में लोगों को काफी सुविधा मिल रही है। अधिकारियों का कहना है कि इस पहल से प्रशासन और फिर जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित हुआ है। सरकार भविष्य में भी
इस तरह के शिविरों को और प्रभावी बनाने की दिशा में काम कर रही है। यदि यही गति बनी रही तो फिर ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी सेवाओं की पहुंच और फिर बेहतर हो सकती है। मनोज तिवारी पर प्रशांत किशोर का बड़ा हमला। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में बयानबाजी का दौर जारी है। इस बीच जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भाजपा सांसद और भोजपुरी गायक मनोज तिवारी पर तीखी टिप्पणी करते हुए उन्हें निशाने पर लिया है। उनके बयान के बाद राजनीतिक माहौल एक बार फिर से गर्म हो गया है और विभिन्न दलों के नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है। प्रशांत किशोर ने अपने बयान में कहा कि राजनीति को जनता के असली मुद्दों जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और फिर विकास पर केंद्रित होना चाहिए। उन्होंने कई राजनीतिक और फिर सामाजिक विषयों पर अपनी राय रखते हुए वंदे मातरम से जुड़े मुद्दों पर भी टिप्पणी की है। उनके बयान को आगामी राजनीतिक गतिविधियों और फिर चुनावी माहौल से जोड़ करके देखा जा रहा है, जहां पर विभिन्न दल एक दूसरे पर लगातार हमलावर हैं। वहीं पर प्रशांत किशोर के इस बयान के बाद समर्थकों और फिर विरोधियों के बीच बहस तेज हो गई है। कुछ लोग इसे राजनीतिक प्रतिक्रिया बता रहे हैं, जबकि अन्य इसे चुनावी बयानबाजी का हिस्सा मान रहे हैं। दोस्तों, किशनगंज में अब ऑनलाइन चालान कटेगा, यानी कि कैमरा लगाया जाएगा जगह जगह पर और उस कैमरे के माध्यम से चालान काटा जाएगा। अगर आप हेलमेट नहीं पहनेंगे तो अपने आप आपका चालान कट जाएगा। आपको पुलिस रोकने नहीं आएगी, पुलिस आपको कुछ नहीं कहेगी, ट्रैफिक पुलिस कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि कैमरे की नज़र आपके ऊपर पड़ेगा और चालान आपका कट जाएगा। आपके घर पर चालान रसीद चला जाएगा। इसी तरह से अगर आप ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं, अब आपको भारी पड़ सकता है। किशनगंज में किशनगंज शहर के अलग अलग चौक चौराहों पर कैमरे लगेंगे। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी। जब हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से डिटेल्स, उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए। दरअसल बात है कि किशनगंज शहर में अब अगर आप बाइक या फिर कार लेकर के सड़क पर निकलते हैं तो यातायात नियमों को लेकर और ज़्यादा सावधान रहना होगा। वजह है किशनगंज जिले में ऑनलाइन चालान यानी कि ई चालान व्यवस्था लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए किशनगंज शहर और फिर अनुमंडल मुख्यालय के प्रमुख चौक चौराहों पर अत्याधुनिक कैमरे लगाए जाने की योजना है। इन कैमरों की नज़र सड़क पर चलने वाले गाड़ियों और फिर यातायात नियमों के उल्लंघन पर होगी। अगर कोई वाहन चालक बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, गलत दिशा में गाड़ी चलाते हैं या फिर ट्रैफिक सिग्नल तोड़ते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ ऑनलाइन चालान की कार्रवाई की जा सकती है। यानी कि आने वाले समय में ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी के बिना भी कैमरे के जरिए नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई संभव होगी। किशनगंज में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने और फिर सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से परिवहन विभाग ने इस दिशा में तैयारी शुरू कर दी है। विभाग की ओर से जिले के कई महत्वपूर्ण स्थानों को चिन्हित किया गया है और कैमरे लगाने से संबंधित प्रस्ताव विभागीय स्तर पर भेजा जा चुका है। जिन प्रमुख स्थानों को कैमरे लगाने के लिए चिन्हित किया गया है उनमें किशनगंज शहर का बस स्टैंड, पश्चिम पाली और फिर गांधी चौक शामिल है। इसके अलावा बहादुरगंज के LRP चौक और ठाकुरगंज के मुख्य चौराहों पर भी कैमरे लगाने की योजना है। दरअसल इन सभी जगहों पर दिन भर बड़ी संख्या में गाड़ियों की आवाजाही होती है। व्यस्त चौराहों पर अक्सर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन देखने को मिलता है। ऐसे में कैमरे लगाए जाने के बाद यातायात व्यवस्था पर नजर रखना आसान हो सकता है। ऑनलाइन चालान व्यवस्था लागू होने के बाद अगर कोई गाड़ी चालक बिना हेलमेट बाइक चलाता है, कार में सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करता है, गलत दिशा में गाड़ी चलाता है या ट्रैफिक सिग्नल का उल्लंघन करता है। दोस्तों, किशनगंज बहादुरगंज 4 लेन सड़क का काम तेजी से चल रहा है। जल्द ही लोगों को इसका सौगात मिलने वाला है और निर्माण कार्य टाइम पर पूरा करने का प्रयास जारी है। यह किशनगंज और बहादुरगंज के बीच सफर करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। भारतमाला परियोजना के तहत किशनगंज से बहादुरगंज तक बन रही महत्वपूर्ण सड़क का निर्माण कार्य अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। 4 लेन सड़क है जहाँ सड़क निर्माण के लिए बड़े स्तर पर मशीनों और फिर मजदूर लगाए गए हैं और कई जगहों पर निर्माण कार्य तेजी से चलता हुआ नजर आ रहा है। इस सड़क के तैयार होने के बाद किशनगंज और फिर बहादुरगंज के बीच आवागमन पहले के मुकाबले आसान और सुविधाजनक होने की उम्मीद है। खास बात यह है कि इस परियोजना का असर सिर्फ सड़क यात्रा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि व्यापार, रोजगार, शिक्षा और फिर स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं तक लोगों की पहुँच को भी बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। दरअसल किशनगंज और बहादुरगंज के बीच बेहतर सड़क कनेक्टिविटी लंबे समय से स्थानीय लोगों की जरूरत रही है। वर्तमान में कई जगहों पर सड़क की स्थिति और यातायात दबाव के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। नई सड़क के निर्माण से इन समस्याओं को कम करने की उम्मीद जताई जा रही है। भारतमाला परियोजना के तहत चल रहे इस निर्माण कार्य में कई स्तरों पर काम किया जा रहा है। अलग अलग स्थानों पर मिट्टी भराई, सड़क चौड़ीकरण, पुलियों का निर्माण और अन्य जरूरी आधारभूत संरचनाओं को तैयार करने का काम जारी है। कई जगहों पर सड़क का नया स्वरूप भी दिखाई देने लगा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क पूरी तरह तैयार होने के बाद किशनगंज और फिर बहादुरगंज के बीच यात्रा करने में लगने वाला समय कम हो सकता है। रोजाना काम, कारोबार, पढ़ाई या फिर इलाज के लिए आने जाने वाले लोगों को
इससे काफ़ी सुविधा मिलने की उम्मीद है। इस परियोजना का एक महत्वपूर्ण पहलू क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों से भी जुड़ा हुआ है। बेहतर सड़क बनने से माल और फिर सामान की आवाजाही आसान होगी, व्यापारियों को परिवहन में सुविधा मिल सकती है और सीमांचल के अलग अलग हिस्सों के बीच संपर्क मजबूत होने की संभावना है। दोस्तों, नदिया में कांग्रेस नेता और उनके बेटे की गोली मार करके हत्या कर दी गई है। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले से इस वक्त एक बेहद सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। यहां पर कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता और उनके 24 वर्षीय बेटे की गोली मार करके हत्या कर दी गई। घटना नक्काशीपारा थाना क्षेत्र के बेतुआ डहरी की रेलवे क्रॉसिंग के पास हुई है, जहां पर अज्ञात हमलावरों ने दोनों पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। गोलीबारी की इस घटना के बाद इलाके में हरकंप मच गया। मृतक की पहचान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनीसुर रहमान और उनके 24 वर्षीय बेटे अबू सुफियान के रूप में हुई है। एक ही परिवार के दो लोगों की इस तरह हत्या किए जाने से इलाके में दहशत का माहौल है। आखिर हमलावर कौन थे, उन्होंने इस वारदात को क्यों अंजाम दिया और क्या इसके पीछे कोई पुरानी रंजिश या फिर राजनीतिक वजह थी? इन सवालों के जवाब फिलहाल सामने आना बाकी है। घटना के बाद अब पुलिस की जांच पर सबकी नजर बनी हुई है। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से, डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने के लिए। दरअसल पश्चिम बंगाल के नदिया जिला में हुई गोलीबारी की एक घटना ने पूरे इलाके को हिला करके रख दिया है। नक्काशीपारा पुलिस स्टेशन क्षेत्र में बेथुआ डहरी रेलवे क्रॉसिंग के पास कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनीसुर रहमान और उनके 24 वर्षीय बेटे अबू सुफियान की गोली मार करके हत्या कर दी गई। मिल रही जानकारी के अनुसार अनीसुर रहमान और उनके बेटे पर कुछ अज्ञात हमलावरों ने अचानक ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोलीबारी इतनी गंभीर थी कि दोनों की जान चली गई। घटना के बाद आसपास के इलाकों में सनसनी फैल गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए। इस वारदात में कांग्रेस नेता अनीसुर रहमान के साथ उनके 24 वर्षीय बेटे अबू सुफियान की भी मौत हो गई। एक ही परिवार के पिता और बेटे की हत्या से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। यह घटना नक्काशीपारा थाना क्षेत्र के बेतुआ डहरी रेलवे क्रॉसिंग के पास हुई है। ये इलाका रेलवे लाइन और फिर आसपास की आवाजाही के कारण महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। इसी जगह पर गोलीबारी ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े कर दिया है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अनीसुर रहमान और उनके बेटे को निशाना क्यों बनाया गया? क्या हमलावर पहले से ही उनकी गतिविधियों पर नजर रख रहे थे? क्या इस घटना के पीछे व्यक्तिगत दुश्मनी, पुरानी रंजिश या फिर कोई राजनीतिक विवाद था? इन सभी सवालों का जवाब जांच के बाद ही सामने आ सकेगा। घटना में शामिल हमलावरों की पहचान को लेकर के फिलहाल स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता और उनके युवा बेटे की एक साथ गोली मार करके हत्या की इस घटना ने नदिया जिले में कानून व्यवस्था को लेकर भी गंभीर चर्चा शुरू कर दी है। लोगों में घटना को लेकर के आक्रोश और चिंता का माहौल है। फिलहाल पूरे मामले की सच्चाई पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट होगी। अब देखना होगा कि जांच एजेंसियां इस दोहरे हत्याकांड के आरोपियों तक कितनी जल्दी पहुंचती है और हत्या के पीछे की असली वजह क्या सामने आती है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। किशनगंज के लोगों के लिए हवाई कनेक्टिविटी को लेकर के बड़ी खबर सामने आई है। बिहार सरकार ने बिहार के सभी जिलों को हवाई संपर्क से जोड़ने की दिशा में काम तेजी करने का फैसला किया है और पहले चरण में जिन 5 जगहों को प्राथमिकता दी गई है उनमें किशनगंज भी शामिल है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को किशनगंज समेत इन 5 स्थानों पर हवाई सुविधाओं के विकास की दिशा में आवश्यक कार्रवाई तेजी से करने का निर्देश दिया है। अगर ये योजना जमीन पर उतरती है तो किशनगंज और आसपास के सीमांचल क्षेत्रों के लोगों को हवाई यात्रा के लिए दूसरे शहरों पर निर्भरता कम हो सकती है। इससे व्यापार, पर्यटन, उद्योग, निवेश और फिर रोजगार को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। खास बात यह है कि सरकार सिर्फ बड़े शहरों को ही नहीं बल्कि छोटे शहरों और फिर पर्यटन क्षेत्रों को भी हवाई नेटवर्क से जोड़ने की योजना पर काम कर रही है। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से, डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने के लिए। दरअसल किशनगंज के लिए हवाई कनेक्टिविटी को लेकर की ये बड़ी खबर है। बिहार सरकार ने बिहार के सभी जिलों को हवाई संपर्क से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम उठाने की तैयारी की है। पहले चरण में जिन 5 स्थानों पर हवाई सुविधाओं के विकास का काम तेजी से करने का निर्देश दिया गया है उनमें किशनगंज शामिल है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रविवार को लोक सेवक आवास स्थित संकल्प सभागार में नागर विमानन मंत्रालय की संशोधित उड़ान योजना की समीक्षा की है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को बिहार के सभी जिलों को हवाई संपर्क से जोड़ने की दिशा में तेजी से काम करने का निर्देश दिया है। पहले चरण में गोपालगंज के सबैया, अररिया के फारबिसगंज, किशनगंज, सारण और बेगूसराय के उलावा में हवाई सुविधाओं के विकास की दिशा में आवश्यक कार्रवाई तेज करने को कहा गया है। किशनगंज को इस योजना में शामिल किया जाना सीमांचल के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगर यहाँ हवाई सुविधा विकसित होती है तो किशनगंज के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों के लोगों को भी इसका लाभ मिलने की उम्मीद है। फिलहाल हवाई यात्रा के लिए लोगों को दूसरे
शहरों पर निर्भर रहना पड़ता है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि हवाई अड्डे या फिर हेलीपैड के विकास के लिए जमीन की उपलब्धता, जगह की उपयुक्तता, संभावित यातायात और तकनीकी ज़रूरतों का जल्द आकलन किया जाए। सरकार का मानना है कि बेहतर हवाई कनेक्टिविटी से पर्यटन, व्यापार और उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। किशनगंज जैसे सीमावर्ती जिले में हवाई संपर्क मजबूत होने से स्थानीय कारोबार और फिर निवेश की संभावना भी बढ़ सकती है। इसके अलावा बिहार के औरंगाबाद, बांका, खगड़िया, नवादा, शेखपुरा और सीतामढ़ी समेत अन्य संभावित स्थानों पर भी हेलीपैड या फिर हवाई सुविधा विकसित करने की संभावना पर काम करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राजगीर, गया, सासाराम, कैमूर और शाहबाद क्षेत्र में भी हेलीपैड विकसित करने की योजना पर काम करने को कहा है। वहीं पर सरकार के अनुसार हवाई कनेक्टिविटी का विस्तार होने से पर्यटन स्थानों तक पहुंच आसान होगी, पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। अब किशनगंज के लोगों की नज़र इस बात पर है कि जिले में प्रस्तावित हवाई सुविधा को लेकर के आगे क्या कदम उठाए जाते हैं और ये योजना कब तक जमीन पर उतरती है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, ईद मिलादुन नबी कब है, इसको लेकर के लोगों में संशय बनी हुई है। कुछ लोगों का मानना है कि 25 अगस्त को ईद मिलादुन नबी है, तो कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, 26 अगस्त को है। दरअसल ईद मिलादुन नबी को लेकर की तारीख अब साफ हो गई है। लखनऊ में रबीउल अव्वल का चांद देखने के लिए गुरुवार को कोशिश की गई, लेकिन चांद नजर नहीं आया। इसके बाद उलमा और फिर धार्मिक संगठनों की ओर से रबीउल अव्वल की पहली तारीख को लेकर के घोषणा की गई है। इसी हिसाब से इस्लामिक कैलेंडर के तीसरे महीने रबीउल अव्वल की 12वीं तारीख बुधवार 26 अगस्त को पड़ेगी और इसी दिन ईद मिलादुन नबी मनाई जाएगी। ऐसे में अब देश के कई हिस्सों में मिलाद की तैयारियां तेज होने की उम्मीद है। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से, डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने के लिए। दरअसल ईद मिलादुन नबी को लेकर के बड़ी जानकारी सामने आई है। रबीउल अव्वल का चांद गुरुवार को नजर नहीं आने के बाद धार्मिक विद्वानों की ओर से इस्लामी महीने की पहली तारीख की घोषणा की गई है। इसी गणना के अनुसार इस साल ईद मिलादुन नबी 26 अगस्त 2026 बुधवार को मनाई जाएगी। ईद मिलादुन नबी इस्लाम धर्म में पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्म की याद में मनाया जाने वाला महत्वपूर्ण अवसर है। ये दिन मुसलमानों के लिए धार्मिक आस्था और फिर मोहब्बत से जुड़ा हुआ है। आमतौर पर सुन्नी समुदाय में इसे रबीउल अव्वल की 12वीं तारीख को मनाया जाता है। रबीउल अव्वल इस्लामी हिजरी कैलेंडर का तीसरा महीना है। चूँकि इस्लामी महीनों की शुरुआत चांद के दिखाई देने पर निर्भर करती है, इसलिए इसकी तारीख हर साल अंग्रेजी कैलेंडर में बदलती रहती है। इस बार चांद दिखाई नहीं देने के बाद पहली तारीख की घोषणा की गई और उसी के आधार पर 12वीं रबीउल अव्वल की तारीख 26 अगस्त तय की गई। ईद मिलादुन नबी के मौके पर मुस्लिम समाज में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कई जगहों पर मिलाद की महफिल, नाते पाक, दुरूद और सलाम जैसे कार्यक्रम होते हैं। लोग अपने घरों और फिर मोहल्लों को सजाते हैं और पैगंबर हजरत मोहम्मद की शिक्षाओं को याद करते हुए आपसी भाईचारे, इंसानियत, शांति और सद्भाव का संदेश देते हैं। इस मौके पर कई इलाकों में जुलूस और फिर अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। हालांकि कार्यक्रम के आयोजन को लेकर के स्थानीय प्रशासन के निर्देशों और फिर निर्धारित नियमों का पालन करना जरूरी होगा। अब ईद मिलादुन नबी की तारीख सामने आने के बाद मुस्लिम बहुल इलाके के साथ साथ किशनगंज और फिर पूरे सीमांचल में भी तैयारियां शुरू होने की उम्मीद है। मस्जिदों, मदरसों, मोहल्लों और फिर बाजारों में इस खास मौके को लेकर के कार्यक्रम की तैयारी की जाएगी। यानी कि चांद नजर नहीं आने के बाद तारीख को लेकर के जो इंतजार था वह अब खत्म हो गया है और 26 अगस्त को ईद मिलादुन नबी मनाई जाएगी। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए।